बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है पियाजे की थ्योरी की आज का हमारा टॉपिक कि पियाजे की थ्योरी को एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमालात क्या है। तो इसमें मज़े की बात यह है कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो थ्योरी यूज़ होती है वो यही पियाजे की थ्योरी है। इसमें सबसे जो पहली चीज़ इसने दी है वो कंस्ट्रक्टिविज़्म है। कंस्ट्रक्टिविज़्म क्या होती है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज़्म या जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, जिसमें जो नुमाया नाम है वो पियाजे का और इसके बाद वाइगॉट्स्की का है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि बच्चा लर्नर अकेला जो है एक्ट करके अपने बारे में समझता है, अपने नॉलेज को डेवलप करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने वाले जो बिलीव करते हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इसमें फिर दो स्कूल ऑफ थॉट्स के दो हिस्से हैं, दो वेव्स हैं, जिसमें पहली वेव है जिसका बानी जीन पियाजे है, जिसको हम पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज़्म कहते हैं, और दूसरी वाइगॉट्स्की की है जिसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म कहा जाता है। इसमें फ़र्क ये है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे ये कहता है कि बच्चा अकेला खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इसलिए इसको इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज़्म या पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज़्म बोलते हैं। जबकि वाइगॉट्स्की कहता है कि बच्चा नॉलेज अपना खुद तो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन उसे अपनी सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। वो अकेला कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, दूसरों के साथ मिलकर अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। तो जो डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो सारे इस बात पर एग्री हैं, वो सारे इस बात को मानते हैं कि जो डिस्कवरी लर्निंग है वो लर्निंग के लिए बेहतरीन चीज़ है। डिस्कवरी में बच्चे खुद से जो डिस्कवर करके नॉलेज सीखते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा पायदार होता है, ज़्यादा यूज़फुल होता है। दूसरी जो चीज़ है उन्होंने दी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, के बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर आप डेवलप करने में बच्चे में कामयाब हो जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे डेवलप होगी? जब वो आपसे छोटे-छोटे प्रॉब्लम उनको असाइन करेंगे, वो खुद से इनको हल करेगा, खुद से गलतियाँ करेगा, गलती करके फिर सीखेगा, फिर गलती करेगा। तो इस तरह से जो नॉलेज गेन होगा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट्स, वो नॉलेज ज़्यादा बेहतर होगा एक लर्नर के लिए, बजाय इसके कि उसको रट्टेबाज़ी पर लगा दिया जाए, रटी-रटाई चीज़ें करने की बजाय। और इसकी एक और चीज़, एक और फॉर्म जो है वो प्रोजेक्ट्स है, कि प्रोजेक्ट्स देकर उनको कंप्लीट करवाना। ये प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ये प्रोजेक्ट ग्रुप में भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट जब बच्चे मिलकर या अकेले कंप्लीट करेंगे तो वो जो नॉलेज हासिल होगा वो उनका जेन्युइन नॉलेज होगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा और वो ज़्यादा बेहतर नॉलेज होगा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसके बाद एनी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये जो चारों चीज़ें हैं ये कंस्ट्रक्टिविज़्म ने दी हैं, ये पियाजे ने दी हैं। पियाजे की इस थ्योरी की वजह से आज के दौर में ये चारों चीज़ें इंतहाई ट्रेंड में हैं, इंतहाई यूज़ में हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। डिस्कवरी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट्स और एनी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये चारों की चारों चीज़ें हमें पियाजे की थ्योरी ने दी हैं या पियाजे ने दी हैं। इसके बाद जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो सारे किस बात पर एग्री करते हैं? वो कहते हैं कि टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर, कि टीचर का काम बच्चे को सिर्फ फैसिलिटेट करना है, उससे सीखने में मदद देना है। खुद से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो टीचर पर नहीं है, बल्कि बच्चे पर है। जबकि टीचर का काम बच्चे को वो सहूलियात देना, अगर वो डिस्कवरी लर्निंग में है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, वो प्रोजेक्ट्स कर रहा है, या कोई भी एक्टिविटी अगर वो सर अंजाम दे रहा है, तो उसमें टीचर का जो काम है वो उसको फैसिलिटेट करना, उसको आसानी पैदा करना, उसको बताना कि आपने ऐसे करना है। याद रखिएगा, करना बच्चे ने खुद है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि बच्चा खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होती है, सारे के सारे इसको मानते हैं। किस तरह से मानते हैं? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी पियाजे की स्टेजेस देखी हैं, तो स्टेजेस में क्या होता है? स्टेजेस ही असल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताती है कि हर स्टेज का जो बच्चा है दूसरी स्टेज के बच्चे से मुख्तलिफ होगा। बच्चों में जब एज डिफरेंस होगा, जब उनकी स्टेज डिफरेंस होगी, तो उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगा, और इसी तरह से उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे वो भी डिफरेंट स्टेज पर डिफरेंट जो लर्नर हैं उनमें मुख्तलिफ होंगी या डिफरेंट होंगी। उसकी मिसाल ये है कि आप किसी थर्ड स्टेज के बच्चे को ऐसी चीज़ नहीं करवा सकते जो फोर्थ स्टेज के बच्चे के लिए होती है या बड़े के लिए होती है। टू स्टेज का बच्चा टू वाली ही खसूसियात का मुज़ाहरा करेगा और वो वाली काम कर सकेगा। जिस तरह से आप इसका एक 5 साल का बच्चा है, उसे आप 8th का मैथ नहीं करवा सकते हैं। उसके कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक ही उसको वो दे सकते हैं, जिससे वो फ़ायदा हासिल कर सके, जिस एक्टिविटी को वो सर अंजाम दे सके। इसके बाद रेडीनेस टू लर्न है।
कि बच्चों में जब तक रेडीनेस नहीं होगी, जब तक बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं होगा। अब रेडीनेस किस तरह की होगी? रेडीनेस एक तो मेंटल रेडीनेस होगी, कॉग्निटिव रेडीनेस, फिजिकल रेडीनेस होगी, उसकी इमोशनल रेडीनेस होगी। तीनों तरह से जब तक वो तैयार नहीं होगा, बच्चा अगर फिजिकली कम है, उसकी एज कम है, जिस तरह अभी हमने बात की कि आप 5th क्लास के बच्चे को 8th क्लास का मैथ नहीं करवा सकते जब तक कि उसका जो एज का लेवल है वो उस लेवल तक नहीं आ जाता। इसी तरह से कॉग्निटिवली आप बच्चे को, छोटे बच्चे को बड़ी क्लास की कोई चीज़ या कोई काम या कोई टास्क असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी फिज़िकली उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहां तक उसे जाना चाहिए। तो रेडीनेस यही होगी कि बच्चा हर तरह से तैयार हो। जब तक बच्चा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उस स्टेज के लिए, उस असाइनमेंट के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते, जो मर्ज़ी आप करते रहें। तो ये तो था इम्प्लीकेशन। जैसा कि हमने बात की थी कि एजुकेशन में पियाजे की थ्योरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इसको वार्मली वेलकम कहा गया। आज के दौर में भी अगर हम देखें तो मॉडर्न टीचिंग एंड लर्निंग में भी इसकी थ्योरी को काफ़ी हाईलाइट किया जाता है, काफ़ी अहम समझा जाता है। लेकिन जैसा कि दूसरी थ्योरीज़ में होता है, इस पर भी क्रिटिसिज्म हुई। इस पर क्या क्रिटिसिज्म हुई, उस पर हम बात करते हैं कि इसकी खामियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो क्रिटिसिज्म है, सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म की गई है पियाजे की थ्योरी पर, वो है कि ये कल्चर सोसाइटी इन्फ्लुएंस को इग्नोर करता है। कि वो कहता है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी एक स्टेज का जो बच्चा है, उसकी थिंकिंग, फ़र्ज़ करें 8 साल के बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे पूरी दुनिया में एक तरह की ही होगी, जबकि ये ऐसी बात नहीं है। कल्चर और सोसाइटी डिफरेंस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में पाया जाता है। एक बच्चा एब्स्ट्रैक्ट जो डेवलपमेंट है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पहले डेवलप हो सकती है दूसरे बच्चों की निस्बत। उस पर उसके कल्चर का असर हो सकता है, उसकी सोसाइटी का असर हो सकता है। एक बच्चा जो है 3 साल की उम्र का, वो स्कूल में प्ले ग्रुप में है। दूसरा बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में जब आता है तो उसके वालिदैन की अगर शॉप है, अगर वो वहाँ से उठकर आता है तो वहाँ से वो जो दालें हैं, जो उसके रेट हैं, जो चीनी है, इस तरह की चीज़ें वो पहले से ही सीख कर आया होगा। इस तरह से वो पूरे क्लास में बाकी बच्चों से उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। जबकि पियाजे इस बात को नहीं मानता, वो ये समझता है कि सारे बच्चे एक ही तरह के कॉग्निटिवली डेवलप हो जाएँगे। सबसे पहला एलिगेशन लगाया जाता है पियाजे पर कि वो कल्चर और सोसाइटी के असर को इग्नोर करता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इग्नोर्ड। अब वो कहता है कि एक एज का बच्चा जो है उसमें खुद ब खुद थिंकिंग बढ़ जाएगी। जो ही उसकी एज बढ़ेगी, साथ में उसकी थिंकिंग का कॉग्निटिव जो लेवल है वो बढ़ेगा, तो उसकी सोच, उसका ज़हन, उसका इंटेलिजेंस लेवल भी साथ-साथ में बढ़ता जाएगा। जबकि वो ट्रेनिंग को इग्नोर करता है, ट्रेनिंग पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता। आप खुद देखिए कि 2 सेम एज के जो बच्चे हैं, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी ज़्यादा होगी? अगर एक बच्चे को सिर्फ़ थियोरेटिकली काम करवाया जाता है, दूसरे का एक्सपोज़र ज़्यादा है, वो ट्रेनिंग उसको दी जाती है, मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं, तो उसका ज़ाहिर-सी बात है उसके जो लेवल है, लेवल ऑफ़ लर्निंग डेफ़िनेटली बेटर होगा दैन द वन हू इज़ नॉट ट्रेन्ड। तो जो ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट है या असर है, उसको भी पियाजे इग्नोर करता है। ये दूसरी क्रिटिसिज़्म है इस पर। तीसरी है जी ट्रबल विद स्टेजेस। वो कहता है कि जो स्टेजेस इसने दिए हैं उसमें उम्र के लिहाज से एबिलिटी, इसमें बच्चों की जो एबिलिटी है उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। बच्चों की जो एबिलिटी है उसको कम बयान किया गया है। जबकि जो ही उम्र बढ़ती जाती है, वो कहता है कि 10 साल का जो बच्चा है उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो 15 साल के बच्चे से कम होगी, और 15 साल वाले बच्चे की 25 साल वाले बच्चे से कम होगी। तो वो यूँ समझता है कि 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे और 25 साल के बच्चे से ज़हनी तौर पर पीछे होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर एक बच्चे को अच्छे कल्चर या अच्छे ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वो ये वाली स्टेजेस जो हैं उसको वो कम पास कर सकता है, उसको वो पास कर सकता है, अबूर कर सकता है। इसके अलावा 2 बड़ी इंटरेस्टिंग इस पर क्रिटिसिज़म्स हैं कि अंडर एस्टिमेट चाइल्ड्स एबिलिटीज़ और ओवर एस्टिमेटेड एडल्ट्स एबिलिटीज़। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे को वो हमेशा, छोटे बच्चे को बाकी बच्चों या बड़ों की निस्बत कम ज़हीन समझता है। उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो समझता है कि इनकी कम है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वंस। इसी तरह से वो कहता है कि उम्र के लिहाज से इंसान जूँ-जूँ बड़ा होता जाता है, उसकी मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ती चली जाती है, जो कि ऐसा नहीं है। तो ये 5 क्रिटिसिज़्म हैं। कल्चर सोसाइटी को इग्नोर करता है, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को इग्नोर करता है, और स्टेजेस में ट्रबल है, अंडर एस्टिमेट चाइल्ड्स एबिलिटीज़ है, और ओवर एस्टिमेटेड एडल्ट्स एबिलिटीज़ है। इसमें जो स्टेटमेंट बन सकती हैं वो ये है कि कौन सी थ्योरी है, कौन सा
जो साइकोलॉजिस्ट है वो कल्चर और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को इग्नोर करता है, उसको जवाब पियाजे होगा। वो कौन सा माहिर है जो ट्रेनिंग को इग्नोर करता है, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को इग्नोर करता है, तो उसका जवाब भी जीन पियाजे होगा। इसी तरह से जो स्टेजेस में कंटिन्यूटी नहीं है, स्टेजेस में एम्बिग्विटी है, ट्रबल है, वो किसकी है, तो उसका जवाब भी यही जीन पियाजे होगा। इसके बाद अगर सवाल आता है कि हु अंडर एस्टिमेट्स चाइल्ड्स एबिलिटीज़, तो उसका जवाब जीन पियाजे होगा। और जो ओवर एस्टिमेट करता है एडल्ट्स की एबिलिटीज़ को, कि जो भी बड़ा होगा वो जहनी तौर पर बड़ा होगा, वो जहनी सलाहियत उसकी ज़्यादा होगी, ये कौन कहता है या कौन मानता है, तो उसका जवाब भी प्याजे ही होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाई गॉड्स की के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।